नमस्कार दोस्तों, संविधान में चल रहे थे अपने मूल अधिकार और मूल अधिकारों में हमने पिछले की वीडियो में कर लिए थे 23 और 24 नंबर। आज जो हम करेंगे वो करेंगे जी ये जी वो करेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कि आपको कानून ने धर्म के बारे में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी हैं और इनका जिक्र किया गया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। क्या कहा गया है? 25 से 28 के बीच में। आ लो, बहुत ही इजी तरीका याद कर सको इन्हें थे, बहुत ही इजी। देखो यहां लिख लिया हमने 25, यहां लिख लिया हमने 26 और यहां हमने लिख लिया 27 और इधर लिख लेते हैं 28। अब देखो 25 में क्या है, तो सबसे पहले धर्म की बात हो रही है, यानी कोई भी धर्म स्वीकार कर लो। धर्म अंतःकरण, यानी आप अपने मन से किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो? स्वीकार कर सकते हो। जब आपने धर्म ही स्वीकार कर लिया तो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे? उस धर्म के क्या करने पड़ेंगे? कार्य करने पड़ेंगे। अर्थात 26 में क्या कहा गया है? धार्मिक कार्य। ट्रिक से याद करवा रहा हूं, धार्मिक कार्य, ठीक है, यानी धार्मिक कार्य कर सकते हो। पहले धर्म को स्वीकार करना है, फिर उसके कार्यों को करो। फिर ये नहीं है कि आपने कोई धर्म स्वीकार कर लिया और आप पे टैक्स लगेगा ना, कोई काम कर रहे हो अर्थात आपको धार्मिक कर नहीं देना है। क्या नहीं देना है? धार्मिक कर नहीं देना है, कर नहीं। यानी कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आप हिंदू धर्म में और आपके इतने रुपए की रसीद कटेगी। आप मुस्लिम समाज में हो, आपके इतने रुपए की रसीद कटेगी नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो पहले धर्म को स्वीकार किया, फिर धार्मिक कार्य किए, फिर धार्मिक क्या लगा दिया? कर, यानी कर नहीं लगा सकते। और फिर 28 रह गया एक, और इसमें कहा गया कि धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा। ये कह रहा है कि सरकार के कोई भी सरकारी कार्यालय है, सरकार के कोई भी सरकारी जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, तो उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी अर्थात वहां पर यह नहीं है कि आपको एक स्पेशल धर्म के साथ, वहां सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाता है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, सभी बच्चे जा सकते हैं सरकारी स्कूल में। परंतु आगे ये भी बात कहता है, परंतु अगर विधि के समक्ष या विधि से कानून के रूप में अगर किसी धर्म ने विशेष मान्यता ले रखी है और सरकार उसे अनुदान देगी, ठीक है, और उसके तहत धर्म की शिक्षा भी दी जा सकती है। जैसे मदरसे, मुसलमानों के मदरसे होते हैं ना, उनमें स्पेशल शिक्षा दी जा सकती है, हिंदुओं को प्रवेश ही नहीं दिया जाता। वैसे सिख धर्म का एक पंथ है खालसा पंथ, और उसमें जो जुड़े वगैरह रखते हैं ना, पांचों जो अमृत छका होता है उनका 5 कंकार होते हैं वो धारण करते हैं, तो वहां भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, सामान्य को, सिख धर्म को जो बच्चे होते हैं उनको ही मिलता है, तो वहां धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो ये भी एक प्रावधान है, कहता है नहीं भी दी जाती और दी भी जा सकती है। तो ये 28 के अंतर बात की गई है। अब इनको ट्रिक से याद करवाया था, पहले धर्म को अपना लो, फिर धर्म के कार्य कर लो, फिर धर्म पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और फिर आपको धर्म की क्या देनी है? शिक्षा। तो 25, 26, 27, 28 ऐसे याद कर लिया। अब इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि डिटेल से अर्थ है कि अपन अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अभी बताया था धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का अर्थ है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु कुछ शर्तें हैं। आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो? मान सकते हो, स्वतंत्रता उसका आचरण कर सकते हो, उसके रीति रिवाजों को अपना सकते हो। ये कौन से अनुच्छेद में है? 25 में है। परंतु कुछ बातें कही गई है, आप किसी को प्रलोभन नहीं दे सकते, भी तू मेरे धर्म में आ जा, मैं तेरे को 10,000 रुपए दे दूंगा, लाख रुपए दे दूंगा। एक तो प्रलोभन देके किसी को धर्म स्वीकार नहीं करवाया जा सकता, या दूसरी बात करें दबाव देकर भी आप किसी के धर्म को स्वीकार नहीं करवा सकते, ठीक है। बंदूक रख दी सिर पर, अल्लाह भी अब तेरे मारांगा नहीं तो मारो, हिंदू धर्म स्वीकार कर ले या मुस्लिम धर्म स्वीकार, ऐसा नहीं किया जा सकता। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 25 कहता है। और जी, और ये कहा गया है कि हिंदुओं के सार्वजनिक स्थल सबके लिए क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थल क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों की बात है, धर्मशाला, मंदिर जो है ना, हिंदू शब्द में कौन कौन आएंगे? तो ये भी ध्यान रखना, हिंदू शब्द में किन्हें शामिल किया गया है? सिख, सिखों को हिंदू धर्म में हिंदू बोला जाता है। जैन, बौद्ध, ये ध्यान रखना, इन 3 धर्मों को
किन में शामिल किया गया? हिंदू धर्म में शामिल किया गया। तो पूछ सकता है कि हिंदू धर्म में, हिंदू शब्द में कौन कौन शामिल है? तो जैन, बौद्ध और ये। अब अगर उसकी बात करें सिख, सिखों को जो कृपाण, जानते हो ना तलवार, कृपाण धारण करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 25 देता है। तो सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वो देता है अनुच्छेद कौन सा? 25। और ध्यान रखना इनमें 2-3 बातें ये आपको महत्वपूर्ण थी जो आपको मैंने करवा दी है। अब नेक्स्ट की बात करें अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में मैंने कहा था आपको क्या करने हैं? धार्मिक कार्य याद रखने हैं, धार्मिक कार्य। ऐसे याद ना रहे तो ऐसे याद रखो, बी और ये एफ से याद करो फंक्शन। कौन से फंक्शन? धार्मिक फंक्शन। अर्थात कहता है ये प्रत्येक व्यक्ति, क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक कार्यों, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक कार्यों की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। परंतु ध्यान रखना धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक कार्यों धार्मिक कार्यों क्या लिखे यहाँ पे? प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ध्यान रखना प्रबंधन, मैनेजमेंट की, प्रबंधन की क्या है? स्वतंत्रता है। परंतु ध्यान रखना ये अनुच्छेद सिर्फ व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, ये अनुच्छेद किसी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ सामूहिक संस्थाओं को प्राप्त है या समूह को प्राप्त है। तो ये बात ध्यान रखनी है, व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, यानी समूह को प्राप्त है। धार्मिक जो संप्रदाय है उनको प्राप्त है। आप एक पर्सनली ले लो, पर्सनली धार्मिक कार्य के लिए कभी पंडित ने बाध्य कर रखे जी मार तो फेरा लेना पड़ती। तो ध्यान रखना व्यक्ति के लिए नहीं है, ये व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है, व्यक्ति के लिए बनाया नहीं गया है, धार्मिक जो संप्रदाय है उनके लिए बनाया गया है। तो इस बात का ध्यान रखोगे, ये स्वतंत्रता किनको दी गई है? धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। आलियो जी। और अगर बात करें इसके अंदर क्या है? धार्मिक कार्यों, व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, प्रबंधन को मतलब चल और अचल संपत्ति, यानी चल अचल संपत्ति, समझ गए आप? जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, उनके अंदर क्या होते हैं? जो संपत्ति होती है उनकी, जैसे वहां की बिल्डिंग, उसका रख रखाव करना, उनकी जो भूमि है उसका ठेका या जो भी पैसे आते हैं इनकम, तो उनका क्या करना है? प्रबंधन करना है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 26 कहता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कहता है? 26 कहता है। अरे मिटो ही दिया। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27। तो 27 क्या कहता है? मैंने बताया था कोई भी कर, यानी धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। बताया था ना आपको, धार्मिक कर यानी राज्य अपने बढ़ावे के लिए, अगर राज्य कोई विशेष धर्म है या कोई किसी प्रकार का धर्म है, याद रखना उस पर कर नहीं लगा सकता। राज्य किसी विशेष धर्म को टैक्स भरने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, यानी धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा किसी पर भी। तो ये बात ध्यान रखोगे, इसमें इतनी बात है। और इसको बढ़ावा देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता कि चंदे की रसीद कटाओ, फलानी संस्था है, ये वो, ये बातें नहीं की जाएंगी। कौन सा अनुच्छेद रोकता है ये बात करने से? अनुच्छेद 27। आ लीजिए अनुच्छेद 28। अब यहां मैंने बताया था धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा यानी राज्य के जो मान्यता प्राप्त स्कूल है या उन्हें अनुदान मिलता है उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। विशेष रूप से ध्यान रखना है, सभी धर्मों के लिए वो क्या है? खुले हैं, कोई भी बच्चा वहां पर अध्ययन कर सकता है। परंतु अगर सरकार ने किसी कानून के तहत उन्हें स्पेशल धर्म की शिक्षा के लिए अगर मान्यता दी है तो वहां पर सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाएगी, जिसके अंतर्गत मदरसे और सिख संप्रदाय का कौन सा स्कूल बताया था? खालसा स्कूल, इस तरह के अंतर्गत आते हैं, वहां सिर्फ धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है। आलिटावरो ये हो गया अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इनके बाद में है अपने पास है संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये लो, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं? इसमें अनुच्छेद 29 है एक तो, और एक कौन सा है? 30 है। दो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत, दोनों को याद रखना है कैसे? तो परंतु ध्यान रखना 28 जो अनुच्छेद था उसी को विस्तृत करके 29 में ले आए। तो ध्यान रखना ये सिर्फ जो अनुच्छेद है ना ये बनाए गए हैं किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जो संख्या में क्या हो? कम हो। जैसे मोमडन
मुसलमान क्या है, संख्या में कम है, देखिए पंजाबी कम है, ईसाई कम है, तो उनके लिए स्पेशल ये अनुच्छेद दिए गए हैं। तो ध्यान रखना ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए हैं। अब क्या है इसके अंतर्गत, तो अल्पसंख्यक जो वर्ग है ना, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों की जो संस्कृति होती है, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति यहां लिख देता हूं मैं, 3 शब्द है, भाषा, एक तो भाषा की क्या होती है, लिपि, और है संस्कृति, 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों की रक्षा के लिए कौन से बनाए गए हैं कि कोई व्यक्ति जैसे छोटा अल्पसंख्यक है, उसकी भाषा को मान्यता नहीं है, वो भाषा खत्म कर दी जाए, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे आदिवासी हैं तो आदिवासियों की जो भाषा है जिंगालाला उरवाड़ी, वो समाप्त थोड़ी कर देंगे। लिपि भी समाप्त नहीं की जा सकती, और संस्कृति की भी क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। ये अनुच्छेद कौन सा है, तो देखें ये अनुच्छेद है 29। देखो सह से संस्कृति, मैंने इसीलिए यहां 29 लिखा था। तो सबसे पहले संस्कृति का अनुच्छेद 29, जिसमें यह बात की गई है भाषा, लिपि, संस्कृति को क्या रखा जाएगा, मान्यता दी जाएगी, और किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, मूल, लिंग, इसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा कहता है, अनुच्छेद 29 कहता है। परंतु ये बात ध्यान रखनी है, दोनों ही अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बनाए गए हैं। अब 30 में देखो, 30 किसके नीचे लिखा है मैंने, शिक्षा के नीचे लिखा है, यानी शिक्षा का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने लिए सरकार से विशेष विद्यालय खुलवा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था मदरसा वगैरह। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो शिक्षा के अधिकार के लिए सरकार से अपने विद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त करवा सकते हैं, और सरकार को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका वर्ग छोटा है मान्यता नहीं देंगे, अगर मान्यता देंगे तो सरकारी जो फंड आता है, सरकारी जो अनुदान आता है, वित्तीय सहायता आती है, वो भी उनको देनी पड़ेगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है। तो दोनों ध्यान रखें, संस्कृति का 29 और शिक्षा का 30 है, परंतु है दोनों ही अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। अब 31 को तो समाप्त कर दिया गया था, आपको बता दिया था संपत्ति का अधिकार है, बार बार याद करवाना, संपत्ति का अधिकार 31 इसको समाप्त कर दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब अपने पास रह गया कौन सा, अनुच्छेद 32, जिसे हम बोलते हैं छठा। इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या बोला था, ये संविधान की क्या है, आत्मा है। किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने, BR अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की क्या कहा, आत्मा कहा था, संविधान का हृदय कहा था, संविधान की आत्मा। ये लीजिए अनुच्छेद 32 को कहा है आत्मा या हृदय। तो ये बात ध्यान रखोगे, क्यों कहा गया है, तो ध्यान रखना ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए बढ़ाया गया। अगर कोई मूल अधिकारों का हनन हो रहा है नागरिकों किसी प्रकार की, तो अनुच्छेद 32 उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। मूल अधिकारों का हनन होने पर, यहां लिख लो, मूल अधिकारों का हनन होने पर, मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम जो कोर्ट है ना, हनन, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। कितनी, 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। परंतु क्या हाई कोर्ट भी रिटें जारी कर सकता है? हाई कोर्ट का मतलब राज्यों के अंदर जो उच्च न्यायालय होते हैं, बिल्कुल कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत यह भी कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट तो 32 के तहत करेगी, और हाई कोर्ट कितने के तहत करेगी, 226 के तहत करेगी। ये बात आपको ध्यान रखती है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिटें जारी करता है। तो सबसे पहले नंबर 1 लगा के लिखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे कि नाम से दिख रहा है, प्रत्यक्षीकरण। बंदी का अर्थ होता है अपराधी, अपराधी को क्या करना है, प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने प्रस्तुत करना है। अर्थात इसका अर्थ हो गया कि बंदी को 24 घंटों के अंदर अंदर कहां पेश किया जाए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। कहां किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।
कैसे? सशरीर। कैसे करना है? सशरीर पेश करना है। कहीं आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवा दो। तो ध्यान रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि बंदी बनाने के बाद उसे सशरीर पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो याद ध्यान रखना। अब अगर बात करें, ये सर्वश्रेष्ठ रिट है। ये अगर बात करें, ये सर्वश्रेष्ठ रिट है, क्योंकि इसी रिट से व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, उसने अपराध किया है कि नहीं किया, पुलिस वाले जबरदस्ती करवा सकते हैं, ठीक है, परंतु न्यायालय में जैसी पेश होगा वो अपनी व्यथा बता देगा। इसीलिए इस रिट को सर्वश्रेष्ठ रिट माना गया 500 में से। तो क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के संबंध में जारी की जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता ही तो है, उसके संबंध में जारी की जाती है, तो ये सर्वश्रेष्ठ रिट है। नंबर 1 ध्यान रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी मजिस्ट्रेट के सामने बंदी को सशरीर प्रत्यक्ष रूप से क्या करना है? प्रस्तुत करना है। पहले के अंदर सर्वश्रेष्ठ रिट यही है। 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर आपका परमादेश। परमादेश की अर्थ बात करें, परम धन आदेश, 2 शब्द निकलते हैं। परम का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी ऊपर का आदेश, हम आदेश देते हैं। अब आदेश किसको दे सकते हो? कौन दे सकता है? इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। कौन दे सकता है भाई? अगर कोई ऊपर का कर्मचारी है वो नीचे वाले को कह सकता है कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, यानी इसके अंतर्गत यही बात है कि ऊपर के अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं ऊपर के नीचे के अधिकारियों को कह सकते हैं कि आप ये कार्य क्यों नहीं कर रहे। यानी कोई भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, यानी वो मान नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो आदेश देते हैं कि आप ये कार्य क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी इस बात को ध्यान रखना है। परंतु ये 2 व्यक्तियों पर रिट जारी नहीं हो सकती। तो कौन कौन है वो? एक तो राष्ट्रपति के खिलाफ ये रिट जारी नहीं होगी, और एक है राज्यपाल। इन दोनों के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती। समझ में आ गई बात? और किसी के खिलाफ भी ये जारी की जा सकती है। यानी अपने अधिकार क्षेत्र के जो कर्तव्य है उनको करने से कोई व्यक्ति इनकार करता है, जो सरकारी कर्मचारी है, तो ध्यान रखना ये रिट जारी की जाती है। कौन सी? परमादेश। हम आदेश देते हैं कि आपको ये कार्य करना पड़ेगा। कई बार ये ना तर्क करांगे परसों करांगे, यानी वो आपको लटकाता है, तो वहां पर ये रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये बात आप ध्यान रखोगे। ये 2 व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं होती। कौन सी? राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये रिटें जारी नहीं हो सकती। अब बहुत ही महत्वपूर्ण रिट आती है, जो सिर्फ ये बात ध्यान रखेगी, पेपर में आपका यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। रिट का नाम है आपका प्रतिषेध। इसका अर्थ होता है, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। क्या करना? मना करना, रोकना। किसी कार्य को क्या करना? रोकना। रोकना, मना करने का अर्थ रोकना ही तो है। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसमें यह बताया जाता है कोई अधिकारी है, वो उसका क्षेत्र ही नहीं है और वो क्षेत्र में जाके कार्य कर रहा है, तो कोर्ट, जो ध्यान रखना ये जो रिट है ये न्यायिक है। क्या है ये? न्यायिक है, यानी न्यायालय की आती है ये। सिर्फ याद रखना, न्यायालय की सिर्फ 2 ही रिटें हैं, जो मैं एक तो ये हो गई और एक आगे वाली होगी। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी रिटें न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती। सिर्फ आप सोचोगे न्यायालय की, न्यायालय करता है, यानी ऊपर के जज हैं वो नीचे वालों को क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं। सिर्फ 2 ही रिटें, एक तो ये, एक आगे वाली है। तो ध्यान रखना इसमें मना करता है, यानी कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यों को करता है तो वो क्या कर देता है? उसे रोकता है कि आप किस तहत ये कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान रखना ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों क्षेत्रों में काम करेगी। अर्ध न्यायिक, और ध्यान रखना ये दोनों ही कहां काम करती है? न्यायालय में काम करती है। तो यानी कोई व्यक्ति, किसी का वो काम ही नहीं है और वो काम को कर रहा है, तो उस कार्य को रोकने के लिए कौन सी रिट लगाई जाएगी? प्रतिषेध। अब नंबर 4 की बात करें, मैंने आपको कहा है कि दोनों रिटें बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है उत्प्रेषण, यानी उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? सूचनाएं मंगवाना। क्या होता है? सूचना मंगवाई जाती है। क्या मंगवाई जाती है? सूचना मंगवाना। अब सूचना किससे मंगाएंगे? जो ऊपर के न्यायालय हैं वो उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनसे क्या मंगवाते हैं? रिपोर्ट मंगाते हैं। यानी कोई केस आ गया और वो केस है और उस केस की सारी सूचना ऊपर के न्यायालय को चाहिए। जैसे अगर ये क्रम है, देखो, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आते हैं जिलों की, यानी अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, और जिलों में आने के बाद सेशन, जिसे बोलते हैं ना सेशन न्यायालय, ठीक है, और सेशन न्यायालयों के बाद आती है अपने तहसील के, ठीक है ना, तहसील के। तो यानी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है
तो वो हाई कोर्ट को आदेश यानी रिट जारी कर सकती है, पूछ सकती है कि ये केस लेके आइए, हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है। यानी कोई ऐसे विवादित मुद्दे हो जाएं और आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो इस तरह की न्यायालय नीचे वाले न्यायालयों से कोई भी सूचना या कोई भी प्रकरण अपने पास मंगवा सकता है। अर्थात ये रिटें सिर्फ ध्यान रखना न्यायालयों के अंदर जारी की जाती है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि इस मामले में वरिष्ठ जो न्यायालय होते हैं वो नीचे वाले न्यायालयों से क्या मंगवाते हैं, दो चीजें मंगवा सकते हैं, एक तो कार्य को रोक सकते हैं, एक उत्प्रेषण। ये दोनों रिटें न्याय के क्षेत्र के लिए है और अन्य क्षेत्र के लिए नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण था। अब पांचवी रिट देखो, पहले हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण की थी, ठीक है, और पांचवी रिट जो है वो सेम पहले के जैसी है। अर्थात उसमें आप पूछ सकते हो अधिकार प्रच्छा। क्या है? अधिकार प्रच्छा। प्रच्छा का अर्थ होता है पूछताछ करना, यानी पूछताछ करना किसकी? अधिकार की। पूछताछ यानी कोई अधिकारी है, उसने नौकरी ज्वाइन कर ली, ठीक है, कोई कर्मचारी है या कार्मिक है, उसने नौकरी ज्वाइन कर ली, उसने किस आधार पे नौकरी ज्वाइन की? या उसका पिताजी एक्सपायर है, उसकी जगह लिया है, या उसने प्रतियोगिता परीक्षा पास किया है, या उसने प्रतियोगिता पास ही नहीं की फिर भी पेपर में पद पे बैठ गया, तो वो पूछ सकता है कि आपने किस आधार पर इस पद को ग्रहण किया है। तो वो कौन सी रिट जारी होती है? अधिकार प्रच्छा कि आपका अधिकार क्या है कि आप इस पद के योग्य हो या नहीं हो, आपने किस अधिकार से इस सीट को ग्रहण किया है, तो पूछताछ कर सकता है। तो ध्यान रखना ये क्या होता है, लोक जो पद होते हैं ना सरकारी नौकरी, लोक पद पर अवैध रूप से बैठने के बाद व्यक्ति से पूछा जाता है या कार्मिक से पूछा जाता है कि आपने ये पद धारण किया है, ये किस आधार पे किया है। तो ये 5 रिटें थी और ये अपने मूल अधिकार कंप्लीट हो गए। समझ में आ गई बात? अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध को बात की गई है इसमें, अधिकारी की नियुक्ति और इसके संबंध में बात की गई है। कौन से में? अनुच्छेद 32 का कौन सी रिट? 5वीं रिट। समझ में आ गई? अब अपने पास रह गए 3। कौन सा रह गया? अनुच्छेद 33। तो इन्हें याद कर लो, 3 यानी सी, यानी यहां सेना की बात कर रहा है, यानी कौन से? सैन्य। एक तो सैन्य, एक हो जाएगा अर्धसैन्य, एक आएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो। इनके संबंध में मूल अधिकारों का निर्धारण संसद करेगी। ये कौन से में कही गई है? अनुच्छेद 33 में कही गई है। यानी इसके अंदर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, किनकी बात करें? फौजियों की बात कर रहे हैं या इनकी बात कर रहे हैं? इनके अंदर जो कर्मचारी है ना, उनके अधिकार कौन निर्धारण करेगी? संसद करेगी। अगर ये कह दे सैन्य और अर्धसैन्य बल वाले कह दे कि हमें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, हम तो बोल लेंगे, और वो बोलेंगे तो वो जैसे कोई मिशन होता है उसमें भेजना होता है तो वो पहले कह देंगे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम तो बोल देंगे, और वो बता देंगे तो जो दुश्मन है वो आगाह नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो इनके लिए अलग जो संशोधन किया जाएगा अधिकारों में, वो कौन करेगी? संसद करेगी। तो इनके अधिकारों में संशोधन की प्रक्रिया कौन करती है? संसद करती है। तो ध्यान रखना 3 है, सैन्य, अर्धसैन्य और इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? आपको नाम दे सकता है वहां पे। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है आसूचना विभाग होता है, ठीक है। ये था अनुच्छेद 33, ठीक है। इसके बाद की बात करें अनुच्छेद 34। देखो 34 में यहां डी आ गया और यहां सी आ गया, यानी सेना, और डी से याद कर लो डिफेंस यानी रक्षा, डिफेंस ऐसे याद रख सकते हैं इसे, डिफेंस, सेना और डिफेंस। यानी किसकी बात कर रहा है कि अगर किसी भारत के किसी राज्य क्षेत्र के अंदर मिलिट्री राज लगा हुआ है, यानी क्या लगा हुआ है? मिलिट्री राज लगा हुआ है, यानी सेना, यानी आपातकाल लग गया और उसमें मिलिट्री राज है, तो उसके अंतर्गत संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी। संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी। संसद कानून बनाएगी। उस समय कौन से मूल अधिकार काम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, इस बात का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। ये बात कौन से में कही गई है? 34 में, कि जब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सेना विधि यानी मिलिट्री लॉ लागू हो जाए तो संसद विधि बनाने की शक्ति के बारे में है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 34 है। अब है आपका अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 ये लीजिए, अनुच्छेद 35 लास्ट है इसका। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि अगर
अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 ये अस्पृश्यता वाला है और ये मानव की तस्करी वाला है। अगर इनके अंतर्गत कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, यानी 17 और 23 के अंतर्गत कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, मूल अधिकारों के अनुच्छेद 17 और 23 के अंतर्गत दोषी पाया जाता है, तो उसको सजा देने का प्रावधान या उसे दंड देने का प्रावधान किसके पास रहेगा? संसद के पास रहेगा। संसद उस पर कुछ भी अपना कानून बना सकती है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो संसद के पास है, कहीं आप ये सोचो संसद में विधानमंडलों के पास नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है कि विधानमंडलों के पास ये कानून नहीं है कि वो किसी को सजा दे सके। तो ध्यान रखना, संसद सजा दे सकती है और विधानमंडल सजा नहीं दे सकते। तो ये थे अपने अनुच्छेद। अब हम स्टार्ट करेंगे नीति निर्देशक तत्व, और बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ करवाए जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे अंगुलियों पर। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, बार बार कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। के जा हो रहा है कर दियो तो मेरो ही हौसलो बने हो रहा है। अभी हाँ ठीक है यार, अपन बनाने लाग रहे हैं थार खातर, थारी डिमांड पर ही तो शुरू करे मैं का, तो और की डिमांड पर करे थे क्यों पॉलिटिकल गुरुजी भट्टे गिरा दियो, तुम्हें घर जाके देख लिया, या जी का कोचिंग नाश है वह टाबर भी देख ले, जी गृहणिया है जी घरे मेला है वह भी देख ले, तो थार खातर शुरू करिए यार टाबर थे करे करो शेयर सारे यार, ठीक है। तो मैं थारू आई उम्मीद करूं कि थे प्रत्येक व्यक्ति कम कम 15-20 शेयर तो करे करो, ठीक है। मन नहीं यहाँ लगा भी हाँ यार मैं खातर पढ़ाने लाग रही हूँ, अरे मेरे साथ इतो सपोर्ट करे, थार खातर डेली प्रश्न घेरू, जिको टॉपिक पढ़ाई जाओ नहीं, जिको टॉपिक तड़के आवागो भी संबंधित प्रश्न टेलीग्राम पर घेर दिया, और इंगा कम्युनिटी बॉक्स है नहीं जिको यूट्यूब को जिके पर आ वीडियो आने लाग रही है, बिंगा कम्युनिटी बॉक्स में जाके देखियो प्रश्न आवे भी मैं थाने प्रश्न को उत्तर देना है, और मांगा सारा प्रश्न की पीडीएफ थाने घटे मिल जाए, वह बैठे मिला है। कौन सा पर जीके राय सिंह झोरडे टेलीग्राम चैनल है आप लोग, जीके राय सिंह झोरड, इन टेलीग्राम ग्रुप पर आगे उत्तर भी मिला है, तो थाने आपकी परीक्षा को अंदाजो हो जाएगा गुरु जी के करवायो आज वो टॉपिक आपने कितों को याद हो, बिंगा ही प्रश्न तो पूछने लग रही हूं मैं। तो इन बात में ध्यान रखियो, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करे करो, कमेंट करके बताया करो के कमी, और मैं अब ले थारो इजाजत। जय राजस्थान, जय भारत।